बिहार का राजनीतिक भविष्य, जिसका फैसला एग्जिट पोल के संकेत नहीं बल्कि 14 नवंबर को ईवीएम से निकलने वाले नतीजे करेंगे। यह तारीख सिर्फ दो गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन की जीत हार तय नहीं करेगी, बल्कि बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देंगी। और इस नई दिशा के केंद्र में हैं दो ऐसे नाम जिनकी राजनीति इस बार सत्ता के संतुलन और अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी परीक्षा दे रही है। ये हैं चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके और सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी। एग्जिट पोल के नतीजे चाहे जो भी हों, इन दोनों नेताओं की स्थिति इस वक्त बेहद पेचीदा है। एक को सत्ता से बाहर रहकर एक विशाल जनसंगठन खड़ा करना है, तो दूसरे को सत्ता से बाहर जाने के डर से जातिगत आधार बचाना है। दोनों ही संतुलन और अस्तित्व की राजनीति में फंसे दिख रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति में ये समीकरणों का हिस्सा बने रहेंगे या एक नई राजनीतिक धारा बनकर उभरेंगे? नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड। तो चलिए आज समझते हैं कि 14 नवंबर के बाद प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी क्या करेंगे। इन दोनों नेताओं के लिए आगे का प्लान क्या होगा और बिहार की राजनीति में इनका भविष्य किस दिशा में जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके की। पीके को भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता रहा है। उन्होंने कई पार्टियों को जीत का स्वाद चखाया, लेकिन इस बार वह खुद की पिच पर खेल रहे हैं। पीके के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सत्ता में हिस्सेदारी के बिना राजनीति करना। किसी भी नए राजनीतिक संगठन के लिए यह एक लंबी और कठिन रेस होती है, जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना सबसे मुश्किल काम होता है। पीके की राजनीति की खासियत रही है कि वे कास्ट लाइन से परे जाकर काम करते हैं। वे समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बना चुके हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर उनकी पार्टी जनसुराज की नगण्य उपस्थिति उन्हें सड़क की राजनीति करने पर मजबूर करेगी। पीके ने अपनी पूरी राजनीति को एक लॉन्ग टर्म विजन पर टिकाया है। उन्होंने 2 अक्टूबर साल 2022 को पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित गांधी आश्रम से अपनी ऐतिहासिक 3500 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की थी। इसका नाम है जनसुराज। यह सिर्फ पैदल चलना नहीं, बल्कि बिहार के गांव-गांव में जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना, उन्हें एक साथ जोड़ना और बिहार के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना था। पीके का स्पष्ट लक्ष्य रहा बिहार को वर्षों से चली आ रही जातिगत सत्ता केंद्रित राजनीति से मुक्ति दिलाकर एक व्यवस्था परिवर्तन लाना। उन्होंने कई बार साफ किया है कि जल्दी क्या है। अगर इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वह अगले 5 साल और संघर्ष करेंगे। मैं 48 साल का हूं, मैं इस मुद्दे को 5 साल और दे सकता हूं। यह बयान दिखाता है कि वह एक ऐसी राजनीति की नींव रखे हैं जो सत्ता के तात्कालिक लाभ से ऊपर है। चुनाव से पहले पीके एक बड़े राजनीतिक कोण के रूप में उभर रहे थे, लेकिन टिकट बंटवारे के वक्त यह साफ हुआ कि हर क्षेत्र में उनके पास मजबूत उम्मीदवारों की कमी थी। बिहार की राजनीति में जहां विधानसभा स्तर पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ ही जीत हार तय करती है, तो एक बड़ी कमजोरी साबित हुई। हालांकि कुछ सीटों पर जनसुराज के उम्मीदवारों ने मुकाबले को त्रिकोणीय जरूर बनाया, लेकिन उनका वोट शेयर किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। यह दिखाता है कि पीके की अपील जनता तक पहुंची है। अगर एग्जिट पोल के संकेत सही साबित होते हैं तो पीके के लिए अगला फोकस ग्राउंड स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर होना चाहिए। उन्हें अपनी मीडिया इमेज और पद यात्रा से मिली पहचान को अब एक राजनीतिक पार्टी संरचना में बदलना होगा। उन्हें हर क्षेत्र में प्रभावशाली नेताओं को साथ लाकर
संगठन को मजबूत करना होगा, खासकर विधानसभा स्तर पर। पीके की वास्तविक चुनौती होगी खुद को मुख्य विपक्षी धारा के रूप में स्थापित करना। विधानसभा में न होते हुए भी उन्हें विरोध की आवाज जमीन पर और मजबूती से उठानी होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण किरदार विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी की। सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर सहनी, जो राजनीति में आने से पहले बॉलीवुड में एक सफल सेट डिजाइनर थे। सहनी की राजनीति सिर्फ सत्ता में हिस्सेदारी की नहीं, बल्कि अपने निषाद मल्लाह बिंद मांझी केवट समाज के जातिगत आधार को बचाने की भी है। सबसे पहले वह साल 2015 में बीजेपी के लिए प्रचारक बने। साल 2019 में महागठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़े और तीनों सीटों पर हारे। साल 2020 में एनडीए का हिस्सा बने और 4 सीटें जीतकर मंत्री भी बने। लेकिन मार्च 2022 में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया और उनके विधायकों को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया। इस बार मुकेश सहनी भाजपा के धुर विरोधी महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया है, जिसके दम पर वह निषाद समाज के वोटों को तेजस्वी यादव के यादव मुस्लिम समीकरण से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2023 की जातीय जनगणना के अनुसार देखें तो निषाद समुदाय की आबादी बिहार में लगभग 9.6% है। आरजेडी का एमवाई समीकरण करीब 32% को सत्ता के करीब पहुंचाने के लिए लगभग 7 से 8% अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। निषाद वोटों का समर्थन इस अंतर को पाट सकता है, लेकिन एग्जिट पोल के संकेत सहनी के लिए सबसे कठिन स्थिति खड़ी कर रहे हैं। जिस तरह यादव वोट लालू यादव के प्रति एकजुट दिखते हैं, वैसी दीवानगी निषाद समाज में मुकेश सहनी के लिए नहीं दिख रही। एनडीए ने सहनी की राजनीति को न्यूट्रल करने के लिए खासकर मुजफ्फरपुर जैसे पुराने निषाद बहुल इलाकों में अन्य निषाद नेताओं को टिकट दिया। नतीजा यह है कि निषाद समाज का झुकाव बंटा हुआ दिख रहा है और एनडीए की तरफ भी एक हिस्सा जा रहा है। अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है और सहनी को सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है, तो उन्हें अपनी राजनीति और जातिगत आधार को मजबूत करने के लिए एक ठोस आधार मिलेगा। वह अपने समुदाय के लिए काम करके अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। मुकेश सहनी की राजनीति समीकरणों का हिस्सा बनकर ही चल सकती है। वह बिहार के राजनीतिक गणित में जोड़ घटाव का काम करते हैं, जबकि प्रशांत किशोर खुद एक नया समीकरण बनने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जिट पोल के संकेत चाहे जो भी हों, प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी दोनों ही इस वक्त संतुलन और अस्तित्व की राजनीति के शिखर पर खड़े हैं। प्रशांत किशोर को बिना सत्ता के एक नई राजनीतिक धारा बनकर खुद को स्थापित करना है। उनकी परीक्षा धैर्य, संगठन क्षमता और जनाधार को एक पार्टी में बदलने की है। तो वहीं मुकेश सहनी को सत्ता से बाहर जाने की स्थिति में अपने जातिगत आधार को बचाना है। उनकी परीक्षा निषाद समुदाय में अपनी अद्वितीय पकड़ साबित करने की है। बिहार की राजनीति में आने वाले महीनों में यह तय होगा कि क्या प्रशांत किशोर वाकई एक वैकल्पिक राजनीतिक धारा बन पाते हैं या मुकेश सहनी की तरह समीकरणों का एक हिस्सा बनकर सीमित भूमिका में रह जाते हैं। 14 नवंबर का जनादेश सिर्फ एनडीए या महागठबंधन की नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में पीके और सहनी के भविष्य की दिशा भी तय करेगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता ने इस बार रणनीतिकार और जातिगत किंग मेकर में से किसे अपनी किस्मत का फैसला सुनाया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार की राजनीति के हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए यंग भारत बिहार झारखंड। नमस्कार।